आज के शो में हिचकोले खाती मईशत को संभालने के लिए कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले, मजबूत मईशत के लिए ठोस इकदामात, दरामदात में तवाजुन, करेंसी की बैरून मुल्क गैर कानूनी मुंतकली रोकी जाएगी, पाकिस्तान को डिफॉल्ट के नहज तक पहुंचाने वाले आज वाइट पेपर जारी कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। आपके सामने पहले ये जो वाइट पेपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, इस पर आपको सिर्फ एक फैक्ट बता सकें कि तहरीक इंसाफ के दौर में जो भी हुआ मईशत के साथ जिस तरह भी उन्होंने हैंडल किया, एक नहीं 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए। बल्कि आपको ये बताएं कि जब शौकत तरीन साहब आए तो वो शौकत तरीन साहब ने खुद आकर बरमला कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का, और जब हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई प्लान था ही नहीं मईशत का। लेकिन फैक्चुअली भी ये इस वाइट पेपर के अंदर बहुत सी चीजें गलत लिखी गई। मिसाल के तौर पर यह लिखा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से कबल पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $16 अरब थे, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद गिरकर आज $6 अरब पर आ चुके हैं। यह हकीकत नहीं है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व $10.8 अरब थे। इनमें गिरावट हुई है। ये गिरावट 10.8 से $6.1 बिलियन पर आए हैं। तो ये नंबर भी मिसलेट किया गया। जिस तरह ये अपने इंतखाबी मंशूर या अपनी सियासत में लोगों को गुमराह करते हैं, तो एक बार फिर ये नंबर देकर गुमराहकुन तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान के रिजर्व्स के अंदर तकरीबन $10 अरब की कमी हो चुकी है अब तक। ऐसा हरगिज नहीं हुआ है। तो ये एक फैक्ट था जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर कुछ अहम फैसले हुए। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी इसमें कुछ अहम डिस्कशन हुए, जायजा भी लिया गया। कुछ अहम फैसले दरामदात के हवाले से भी हुए। इस इजलास में दरामदात में तवाजुन, करेंसी की बैरून मुल्क मुंतकली को रोका, यह फैसला हुआ। कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जीरो टॉलरेंस है, और इस आज़म का दोबारा जो है आदा किया गया। हर किस्म की दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ फेंकने का जो अहद है इसको दोहराया गया। कमेटी ने इस अज़म का इजहार किया कि दहशतगर्दी को पूरी रियासती कुव्वत से निपटा जाएगा, सूबाई एपेक्स कमेटीज को बहाल किया जाएगा और इंसदाद दहशतगर्दी महकमों की सलाहियतों और इस्तेदाद को मतलूबा मेयार पर लाया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता, इस अज़म का इजहार किया गया। पाकिस्तान की सरजमीन के लिए 1 इंच पर रियासती अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा, हर हाल में बनाया जाएगा। और कौमी सलामती कमेटी में कहा गया कि मजबूत मईशत के लिए ठोस इकदामात किए जाएंगे। दरामदात में तवाजुन होगा। जिस तरह मैंने कहा, करेंसी की बैरून मुल्क जो स्मगलिंग है उसको रोका जाएगा। किसी मुल्क को अपनी सरजमीन दहशतगर्दों की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में करार दिया गया कि कौमी सलामती का तस्वुर माशी सलामती के गिर्द घूमता है। माशी खुद एहसारी और खुद मुख्तारी के बगैर कौमी खुद मुख्तारी और वकार पर दबाव आता है। पाकिस्तान के आम आदमी, खासतौर पर लोअर और मिडिल क्लास तबकात को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और वजीर खजाना ने इजलास को माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती रोड मैप पर ब्रीफ भी किया, जिसमें आलमी मालियाती इदारों के साथ होने वाली बातचीत और दीगर हवाले से इस इजलास को ब्रीफिंग दी गई। आज एक और अहम ऐलान जो कंजर्वेशन प्लान एनर्जी के हवाले से हुकूमत की तरफ से, उसका भी ऐलान हुआ। कुछ अहम मेजर्स, कुछ स्टेप्स जो अनाउंस किए गए, आपको जरा सुना कि किस तरह एनर्जी इस वक्त कंजर्व की जाएगी और क्या फैसले हुए। लेट्स से दिस आल्सो कि क्या कहा गया। पाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सीनियर माशी रज़ा निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर टैक्स अमूर भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप ये फरमाइएगा कि 2022 में, आज मैंने आपका कॉलम भी पढ़ा, लेकिन ये थोड़ा आवाम को बताएं कि 2019 में अचानक जो IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, टीम को तब्दील किया गया और डॉक्टर इकरामुल हक साहब भी साथ आ चुके हैं हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा 2019 में जो माशी टीम को तब्दील किया गया और माशी टीम तब्दील हुई, रजा बाकिर साहब उसमें इंक्लूड हुए, फिर एक IMF के साथ मुआहदा हुआ। आज 2022 में हम जहां खड़े हुए हैं, इसमें कितना अमल दखल और कितना ज्यादा सहरा उस मुआहदे को जाता है जो इमरान खान हुकूमत में हुआ था, जो रजा बाकिर, हफीज शेख ने किया था, और आज हम जहां खड़े हैं उसके जिम्मेदार ये वाइट पेपर वाले कितने हैं जो आज इशू कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पहली बात ये थी कि ये जो IMF से मुज़ाकरात से पहले जो अचानक तब्दीलियां हुई थी,
उसको मैं पुरस्रार मिस्टीरियस तब्दीलियां कहता हूं, और ये जरूर किसी बैरूनी इशारे पर की गई थी जिसका मकसद पाकिस्तान को तबाह करना था। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो 2008 में अक्टूबर में जो माशी टीम थी, जिस वक्त फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ था, जिसे मैंने उस वक्त जाल करार दिया था पाकिस्तान के लिए, और ये 2021-22 में न्यू ग्रेट गेम, इसके 14 साल सफर जो कामयाबी से हमकिनार हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के अवाम में बदएतमादी पैदा करना, ये मकासद बड़ी कामयाबी से हासिल किए गए हैं। क्या ये महज इत्तफाक है कि अक्टूबर 2018 में जो टीम थी वजीर खजाना और वजीर खारजा, एक हुकूमत थी, आज उसकी दुश्मन पार्टी हुकूमत थी, लेकिन वो दोनों फिर उसी जगह विराजमान थे, उस वक्त भी सेनेटर बने थे शौकत तरीन, आज फिर बन गए। तो ये खेल जो तमाशा हुआ है, ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है। और मैं तो ये समझता हूँ कि 14 साल सफर के लिए जो कहानी है, इसका अगर एक कमीशन बनाया जाए तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपकी बात में ये इजाफा करूंगा कि इन पुरस्कार तकर्रियों के बाद रजा बाकर ने जो फैसले किए मईशत को तबाह करने के, और स्मगलिंग होती रही, सट्टेबाजी होती रही, रुपए की कदर गिराई गई, और सबसे ज्यादा शरह सूद में जो कमी की गई, और उससे बेतहाशा इंपोर्ट्स करके पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तिजारती खसारा, ये जो ड्रामा हुआ, ये एक बैरूनी एजेंडा था जिसको पूरा किया गया। रही सही कसर इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को जो माहिदा तोड़ा आईएमएफ से, आईएमएफ और स्टेट बैंक दोनों इस बात में मुत्तफिक हैं कि ये जो बहरान आया है, ये जो महंगाई बढ़ी है, उसका बड़ी हद तक ताल्लुक उस 28 फरवरी के फैसले से है। वो क्यों पुरस्कार तौर पे किया गया, जबकि उनको पता था कि मईशत तबाह है, मईशत किसी झटके को संभाल नहीं सकती। $900 मिलियन की किस्त रुक गई, पाकिस्तान बहरान का शिकार हो गया, दोस्त मुल्कों ने मदद रोक ली। तो ये जो खराबियां बर्बादियां आई, इसमें ये जो 2-3 बातें मैंने बताई हैं, इसका बहुत बड़ा अहम तरीन किरदार है। तो इस वक्त जो चीज हमें देखने की थी, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज व्हाइट पेपर भी तहरीक इंसाफ ने जारी किया है, जिसमें मैंने कहा कि उसमें रिजर्व्स की फिगर्स गलत कोट की गई है। गलतियां ये हुकूमत भी कर रही है बहुत सी माशी, जिन पर हम आएंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि 14 साल में जो हुआ इसका कमीशन बनना चाहिए, फिर 2019 में जिस तरह टीम तब्दील हुई, फिर मुआहदा हुआ, तो ये 19, 20, 21 ये जो मुआहदा हुआ आईएमएफ के साथ, ये रजा बाकी रफीक शेख, क्योंकि फिर दोबारा नाम आने लगे कि जी टेक्नोक्रेट शब्बर जदी साहब, उस दिन मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि ये आ गए कराची, ये फिर टेक्नोक्रेट की बातें कर रहे हैं। यही 2-3 नाम मैं सुन रहा था दोबारा, आपने भी सुने होंगे। तो आप तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने तबाह किया, आज हमें इस हाल में पहुंचाया, और फिर इन्हीं के नाम जेर गर्दिश आ रहे हैं। तो आपके तासुरात इस बारे में क्या डॉक्टर साहब? देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है जी, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश है, ये गैर आईनी कदम है। और माजी के तजर्बात हम बताते हैं, मुइन कुरैशी को जब वज़ीर आज़म बनाया गया था तो उनके पास तो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं था। ये तमाशे कहीं और फैसले होते हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर ये आवाम को आप एजुकेट कर रहे हैं तो एक बड़ी कौमी खिदमत कर रहे हैं। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रुपए की स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की, जिसको आज ये बात की गई है रोकने की, ये जो 227 रुपए और 250 रुपए का फर्क था इंटरनेट मार्केट में। और सबसे बड़ी चीज ये कि जब मईशत तबाह थी, कौमी यकजहती की जरूरत थी, तो क्या कौन सी ताकत के इशारे पे ये कहा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है? उसकी तकरार आपको पता है, जब हमारा साबिक वज़ीर आज़म बार बार ये कहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? खबरदार किसी मुल्क ने इस मुल्क में सरमायाकारी की, खबरदार अगर किसी मुल्क ने इसमें कर्जे दिए, खबरदार जो किसी ने इस मुल्क को जो है वो रीशेड्यूलिंग की, कर्जों की, ये साजिश की गई थी। हालांकि उनको भी पता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा। मगर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये तकरार करके पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं मुल्की अशराफिया या माफिया और बैरूनी अशराफिया का गठजोड़ इतने उरूज पे मैंने कभी नहीं देखा। कभी ऐसे नारों की तकरार दुनिया में या पाकिस्तान में नहीं देखी कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि एहतियात करो, इस मुल्क को कुछ मत करो, इस मुल्क को दो। तो क्या पहले कहा गया था कि जी यहाँ रेमिटेंसेस मत भेजो, कभी कहा गया बिजली के बिल जलाओ। ये तमाशे बंद करने पड़ेंगे, इनका एहतसाब करना पड़ेगा। जिसने भी गलतियां की हैं, दानिस्ता गलतियां हुई हैं, दानिस्ता मईशत को तबाह किया गया, दानिस्ता रुपए की कदर गिराई गई, दानिस्ता महंगाई बढ़ाई गई। कोई तमाशा नहीं था कि इस साल जनवरी में
12-13% महंगाई थी, आज जो ये 27-25% पर है, स्टेट बैंक का कहना यह है कि इसका बड़ी हद तक ताल्लुक जो है 28 फरवरी के फैसलों से है। लेकिन शौकत तरीन ने खास तौर से इनके जो किस अंदाज में इनको लिया गया था, सेनेटर बनाया गया, और जैसे आपने कहा हुकूमत गिरते ही उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ ने जो 10 नुकाती हिकमत अमली का ड्रामा रचाया था, जिसको मैं कहता हूँ इसकी बुनियाद पे इलेक्शन जीते, वो कहते हैं सब झूठ था, कोई हिकमत अमली थी नहीं थी। तो आखिर इसका कोई एहतसाब होगा कि पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया गया कि अब हम दहशतगर्दी का सामना। डॉक्टर साहब एक और बात भी थोड़ा समझाएं, क्योंकि आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, इजलास हुआ है, इसमें कुछ फैसले हुए हैं। मैं जिस तरह कह रहा हूं कि इस हुकूमत की कारकर्दगी और आगे के लाएमल पर आने से कबल ये बताएं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं इसका मतलब कौमी सलामती को खतरे में जानबूझकर डाला गया गुज़श्ता सालों में, और जिन्होंने डाला उनका एहतसाब होना चाहिए। ये तो इसका मतलब इट्स क्रिस्टल क्लियर कि ये होना चाहिए कि उन्होंने कौमी सलामती को खतरे में डाला। सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी या मईशत ने हिचकोले नहीं खाए, बल्कि दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये थी कि जब ये हुकूमत आई थी तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान का 41वां नंबर था जीडीपी में, आज हम 48वें पर आ गए हैं। बांग्लादेश हमसे बहुत आगे निकल गया, भारत जो था वो 5वें नंबर पर आ गया दुनिया में इसी मुद्दत में। तो ये जो कुछ हुआ है दानिस्ता किया गया है, एक मैं समझता हूँ कि बैरूनी एजेंडा था, उसके खिलाफ किया गया है, कानून तोड़ा गया है। और आपने एक बात, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं, शौकत तरीन ने यह तस्लीम किया था कि रजा बाकर ने जो ऑटोनॉमी का ड्राफ्ट दिया था आईएमएफ को, वो उसकी प्रोविजंस आइन से मुतसादिम थी और उन्होंने उस केस को दबा दिया। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूं कि उस काबीना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, गवर्नर स्टेट बैंक के खिलाफ क्यों नहीं लेते, जिन्होंने आईएमएफ को एक ऐसा मुसव्वदा दे दिया कि हम फंस गए। अब उसके बाद बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं कर सके और इतनी खुद मुख्तारी दे दी कि अगर कोई गवर्नर स्टेट बैंक चाहे तो पाकिस्तान की मईशत को क्या हशर कर सकता है। शुक्र करें कि आज ऐसा गवर्नर है जिनके इकदाम मैं समझता हूँ बेहतर सिर्फ में हैं, लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ उस वक्त पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को खतरात में डाला गया। मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि जिस वक्त सोवियत यूनियन टूटा था उस वक्त ये बात दुनिया ने तस्लीम कर ली थी, कि पाकिस्तान ने तस्लीम कर ली थी, कौमी सलामती और कौमी जो है मईशत ये लाजिम और मलजूम है। इसी तरीके से जो 20 साल का मेरा तजर्बा हमारे मुल्क का है दहशतगर्दी की जंग का, उसमें यह कि दहशतगर्दी की जंग सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से नहीं जीती जा सकती, उसके लिए इक्तिसादी दहशतगर्दी, टैक्सों का निज़ाम, तवानाई का निज़ाम, जो कुछ तालीम और सेहत के बजट कम करना, अरे मईशत की माशी शरत नमू की हम बात करते हैं, माशी तरक्की की नहीं कर रहे हैं। ये वो तबाही का नुस्खा है कि अब सही दिशा में जाने के लिए बड़े इनकलाबी फैसले करने होंगे। मगर एक जुमला में जरूर बता दूं कि अगर कोई शख्स, एक जुमला बता रहा हूँ, कोई शख्स ये तवक्को करता है इलेक्शन ईयर में कोई एक पार्टी इतने बड़े फैसले कर सकेगी, वो नहीं होगा। ये कौमी सलामती कमेटी में इलेक्शन से पहले डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि आप, मैं इससे पहले ब्रेक पे जाऊं, डॉक्टर इकराम साहब को भी हम इस पे शामिल करें। ये मुझे बताएं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब कि आपने अभी ये भी कहा कि ये आपने कभी नहीं देखा कि बैनुल-अक़वामी अशराफिया और मुल्की अशराफिया का ऐसा गठजोड़ हुआ हो। ये गठजोड़ क्या है, ये जो आप कह रहे हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप गठजोड़? देखिए, गठजोड़ का उरूज मैंने कहा था, इतने उरूज पे नहीं हुआ। अच्छा, क्यों ये किसका गठजोड़ था? ये आप आईएमएफ की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ कह रहे हैं, आप इकोनॉमिक हिटमैन कह रहे हैं किसी को, क्या आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इससे मुराद आप? देखिए, पहले तो ये कि आईएमएफ ने हमारे साथ जो शराइत आयद की थी, डॉक्टर इकराम भी ये बातें करते रहे, दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी सख्त, नारवा और कड़ी शराइत नहीं रखी गई। क्यों रखी गई थी? ये इसमें इस्लाहात तो कोई नहीं थी, अवाम को कुचलना था, मईशत को सुस्त करना था, ये रखी गई। क्यों रखी गई थी? तो ये तो सवालिया निशान है। तो जब आईएमएफ ये कर रहा था, सैलाब भी आ गया था, क्रेडिट रेटिंग भी गिर गई थी, अमेरिका का रवैया भी मुआमलाना था, उस वक्त हमारे नारे लगाए गए कि डिफॉल्ट। तो ये मैंने कहा था उरूज पर है, यानी उरूज पर था ये गठजोड़। इस गठजोड़ में कौमी सलामती और कौमी मईशत के लिए दानिस्ता खतरात, चैलेंजेस, मुश्किलात पैदा की गई और अवाम को पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस करने की कोशिश की गई। लोग मायूस हो गए, अपनी अगली नस्ल के मुस्तकबिल से मायूस हो गए। इतनी ज्यादा जब महंगाई होगी, यानी 25-26% जो ये महंगाई है, स्टेट बैंक ये कहता है इसका बड़ी हद तक ताल्लुक 28 फरवरी के इमरान खान साहब के फैसले से है। सर टेक अ ब्रेक, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, इकराम साहब से भी हम इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब भी साथ हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। अहम तरीन इफ़ात पाकिस्तान का मुस्तकबिल का माशी प्लान क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इस पर बात करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में कुछ हमने बातें अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रखे। 2019, 20, 21 माशी फैसले कैसे हुए और उनकी वजह से आज हम किस तरह भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ आगे क्या होने वाला है इस पर भी आते हैं। महंगाई से आवाम पहले ही परेशान है और कुछ अहम तरीन फैसले जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मजीद ले गए हैं, उसके मुताबिक कोई मिनी बजट आ सकता है। इन अहम तरीन फैसलों में कहा जा रहा है कि हुकूमत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 1% तक सैलाब टैक्स यानी फ्लड लेवी चार्ज करने का सोच रही है। इसी तरह से मिनी बजट लाने के लिए तजावीज़ कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते तक हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगी और कौमी सलामती कमेटी ने भी दरामदात को रैशनलाइज करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब हुकूमत 1 से 3% तक फ्लड लेवी आयद करेगी ताकि दरामदात कम की जा सकें। रवां साल की दूसरी शशमाही यानी जनवरी से जून के अरसे के दौरान 60 अरब रुपए जमा किए जा सकें। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार मिनी बजट की तजावीज़ की 1 से 2 दिन में मंजूरी देंगे। ये एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इसको नाफिज किया जाएगा और मंगल को तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए अहम इजलास होगा और अब तक कहा गया है कि कोई तजवीज़ मंजूर नहीं हो सकी है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपसे क्योंकि आपका भी आज एक मैंने कॉलम देखा और एक अहम तरीन नुकता जिस पर हमने इस प्रोग्राम में कुछ फिगर्स एंड फैक्ट्स रखे थे, एक अपीजमेंट कल्चर जो है मुख्तलिफ को हम जो देते हैं, यानी उसमें इंसेंटिव्स भी हैं, उसमें एमनेस्टीज भी हैं। इसने कितना नुकसान पहुंचाया है वो जो भी हुकूमत रही हो। मिसाल के तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर ही है जिनको हमने कंसेशनल बुनियाद पर एक्सपोर्ट फाइनेंस के नाम पर इतने अरबों रुपए कर्जे दिए, टर्फ, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, EFS, और आज उन कर्जों से एक्सपोर्ट्स में भी कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। रियल एस्टेट को एमनेस्टीज दी गई। कितना ये सब टैक्सेस और सरचार्जेस अपनी जगह, लेकिन इन एमनेस्टीज और इन जो इंसेंटिव्स ने कितना पाकिस्तान की मईशत और टैक्स को नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि हर हुकूमत का ये वतीरा रहा है कि वो बुनियादी इस्लाहात तो करते रही हैं जो हमारे मईशत के ढांचे में, और जो यहाँ बहुत ही ताकतवर तबकात हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो एग्जम्पशन दी हुई हैं। आप सबको पता है कि जो टैक्स एक्सपेंडिचर का फिगर्स और नंबर्स आती हैं उसको देखकर हैरानगी होती है कि हर साल हम 2 ट्रिलियन के करीब तो हम जो है वो टैक्स की मराद दे देते हैं। तो अगर फिर आप और मजीद टैक्स लगाना चाहते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि पहले आपको जो मराद याफ्ता तबकों को आपने टैक्स रिलीफ दी हुई है और फिर बारहा उसके बावजूद आप टैक्स एग्जम्पशंस भी देते हैं कि आपने इनकम टैक्स में सेक्शन 111 भी डाला हुआ है, उसके तहत तो सवाल आप नहीं पूछे जा सकते और उसकी अमाउंट चाहे आप कुछ भी रख लें, लोग उसको जो है वो ब्रेकअप करके उसका उसी के अंदर भिजवाते रहेंगे। तो इस मुल्क में फिर कभी जो है वो ये तो कभी कल्चर नहीं बनेगा कि आप मकबूल तरीके से टैक्स ले सकें। हम एक्सपोर्ट्स को डिवर्सिफाई तो करेंगे नहीं। ये खास टेक्सटाइल में भी हम क्या बेचते हैं सिवाय राफ कपड़े के, और उसमें भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। आप बांग्लादेश की जो गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है उसका अंदाजा लगाएं कि वो हमारी सारी एक्सपोर्ट से भी 2 गुना ज्यादा है। तो एक सिर्फ हमने ये सीखा है कि बस मराद दी जाए, सब्सिडीज दी जाए, ना हम कंपेटिटिव हैं। जिस मसले को हल करने की जरूरत है, एनर्जी इतनी महंगी है पाकिस्तान में, अब कोई मांगे, आपके टेक्सटाइल वाला मांगे, घर वाला मांगे, और इस एनर्जी के रेट के ऊपर कोई दुनिया में इंडस्ट्री जो है सरवाइव कर सकती है। फिर इसका कितना कॉस्ट पुश जो है इफेक्ट होता है इस एनर्जी की कॉस्ट का। जाहिर है कि एनर्जी के ऊपर सारी चीजें बहुत बड़ा इनपुट होता है, वो उसको महंगाई करती चली जाती हैं। यहाँ महंगाई का भी यही मसला है, अफरात ज़र का भी, कि वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पुश है। हम एक तो दरामद के ऊपर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देते हैं कि वो जो लैंडेड कॉस्ट है चीजों की वो उसके अंदर 60 से 70% इजाफा तो हम वही कर देते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब जाहिर है कि उसके ऊपर लोग प्रॉफिट भी लेंगे, और प्रॉफिट भी आपको पता है यहाँ कितना अनरेगुलेटेड है और लोग किस तरीके से होर्डिंग करते हैं, मौकों का फायदा उठाते हैं। सैलाब आ जाए तो कीमतें जो है 4 गुना कर देते हैं। कहने का मकसद यह है कि पूरा जो हमारा निज़ाम है, चाहे वो गवर्नेंस का हो, चाहे वो मईशत का हो, चाहे सियासत का हो, हर एक में जो है हमने तय किया हुआ है कि हमने जो चीज़ों का हमें पता है हम ठीक कर सकते हैं, मगर इस्लाहात नहीं करनी हमने। अब आप देखिए कि जो हमारी स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनके कितने बड़े लॉसेस हैं। हमारे एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है वो आज कहाँ खड़ा है। हमारा गैस का भी माशाल्लाह जो है वो सर्कुलर डेट बनना शुरू हुआ है। FBR का सर्कुलर डेट किया तो जिक्र ही कोई नहीं करता। ये कितना रिफंड है जो उन्होंने लोगों का रोका हुआ है, कितने एक्सपोर्टर्स का रिफंड रोका हुआ है। तो जो अपनी कलेक्शन दिखाते हैं उसमें से आपने एक फिगर एक चीज आपसे सवाल, क्योंकि आपने अभी एक फिगर कोट की 2 ट्रिलियन रुपीस की, 2 खरब रुपए की, आपने कहा कि इतनी हम मराद दे देते हैं। तो सर ये तो हुए जो हम टैक्स के सिलसिले में मराद या सब्सिडीज की सूरत में दे रहे हैं,
जो हम उसके अलावा हमारा सेंट्रल बैंक कर्जे देता है, मराठी कर्जे, जिनका अब जाके थोड़ा रेट कह सकते हैं कि डिफरेंशियल कम हुआ है, वो अलग है जो हमने एक्सपोर्ट फाइनेंस के नाम पर अरबों रुपए, यानी 2022 के शुरू के फिगर तक हमने 650 अरब रुपए एक्सपोर्ट फाइनेंस में दे दिए या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में दे दिए, जो मराठी कर्जे हमने अलग दिए कंसेशनल, वो इसके अलावा हैं। इसका मतलब वो इस 2 ट्रिलियन में शामिल नहीं है। इकरामुल हक साहब जी जी नहीं, वो बिल्कुल अलग है। उसके अलावा जो बिजली की सब्सिडाइज हम करते हैं वो भी तो उसमें शामिल है ना। तो ये सारा देखें तो पूरा माशरा इसी निज़ाम के तहत चल रहा है कि मरात ली जाए, इम्यूनिटीज ली जाए, फायदे ली जाए, फिर उसको अब्यूज किया जाए। अब ये जो बिजली पे हम देते हैं तो क्या होता है, वो जो लोकल प्रोडक्शन होती है जिसपे ऊपर 17% सेल टैक्स भी लगता है, वो उसी के उसके भी तो वही बिजली इस्तेमाल होती है। वो क्या करेंगे, अगर आज वो 100 रुपए की एक्सपोर्ट करते हैं, वो कहेंगे जी हमारी तो 100% एक्सपोर्ट है, तो फिर लोकल सारा कपड़ा कहाँ से आता है, कहाँ से इस्तेमाल होता है। तो जब आप इस तरह की कोई भी बारात देते हैं तो उसका अब्यूज भी उतना ही बड़ा होता है। तो पाकिस्तान के अंदर सारे एक्सपोर्ट यूनिट कहेंगे जी हम तो कोई लोकल सप्लाई करते नहीं, हालांकि हकीकत हाल हम सबको पता ही है। और दूसरी बात डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं ना करते हो एक्सपोर्ट यूनिट्स की आप बात कर रहे हैं सर, ये जो मराद मिल रही है जिन तबकात को, वो मराद भी तो सिर्फ उन मखसूस एक जो अशराफिया या आप कह सकते हैं जो लार्ज स्केल यूनिट्स हैं, ये उन तक ही महदूद है ना। जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज हुई या फिर आपकी थोड़ी सी उधर तक तो नहीं है, यानी आपकी कॉटेज, आपकी जो मीडियम साइज मिल्स है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही है मराद। ये जितनी भी आपने दी है खरबों रुपए की मराद, ये लिमिटेड है एक तबके तक खास। इकराम साहब ये बिल्कुल सही फरमाया आपने जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। वो जो पावरफुल लोग हैं जो अपनी एसोसिएशन के जरिए दबाव डालते हैं हुकूमत पर, और हम देखते हैं कि बहुत अरसे से बस यही एक एक्सपोर्ट सेक्टर रह गया है जिसको बेशुमार मराद देने के बावजूद, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि वो वैल्यू एडिशन भी नहीं कर पाए जो वैल्यू एडिशन उनको करनी चाहिए थी। जो हमारे अगर वही बिजली के टैरिफ दिए जाएं तो फिर क्या वजह है कि हम कारपेट सिर्फ हम जो है रॉ क्लॉथ ही बाहर भेजेंगे, और हम क्यों ऐसी चीज नहीं कर पाते जिससे यहाँ अच्छी गारमेंट इंडस्ट्री बने, जहाँ लोगों को लोकल एम्प्लॉयमेंट मिले। बांग्लादेश में कितनी खवातीन को एम्प्लॉयमेंट मिली है गारमेंट इंडस्ट्री की वजह से, किस किस ब्रांड का वो बना के भेज रहे हैं। तो हमारे पास क्या बहुत कम है उसके मुकाबले में। तो फिर उसको भी तो कंपेटिटिव भी करने के लिए ओवरऑल भी तो एनर्जी के जो हमारा क्राइसिस है जिसमें हम बहुत महंगी और एनर्जी और वो मिलती भी नहीं है, उसको ठीक करना है। रिन्यूएबल की तरफ नहीं जाते, फॉसिल फ्यूल पे बनाए जा रहे हैं। आईपीबीज कितनी अपने अकाउंट्स के अंदर खराबियां करते हैं, उसको हमने कभी नहीं रोका, फिक्स चार्जेस दिए चले जा रहे हैं। तो ये सारे मामले इतने सालों से और इतने सालों से डॉक्टर साहब आप ये देख रहे हैं कि ये जो मराद याफ्ता तबकात हैं, आप ये कितने सालों से नोट कर रहे हैं कि ये जो भी हुकूमत आती है या जो भी वजीर खजाना आता है, ये उसको प्रेशराइज करने की भी भरपूर कोशिश करते हैं कि वो जो रेंट सीकिंग इनकी है वो जारी रहे। ये टैक्टिक्स क्या होती हैं, ये आपने ये भी नोट किए हैं? ये भी आखिर 200 अरब का डार साहब ने दिया था पैकेज जी डार साहब ने भी आते 200 अरब का पैकेज दिया। उसके ऊपर जाहिर है IMF के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आप किस तरीके से ये चीजें करते हैं, अनफंडेड किस्म की, अनटारगेटेड किस्म की, और उसका कोई ताल्लुक भी नहीं होता है। अर्ज कर रहा था कि बहुत से एक्सपर्ट्स तो पैसा पाकिस्तान में ला ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं जी ये तो डॉलर जिस तरह से पाकिस्तान में और बढ़ता चला जा रहा है, इस वक्त एक क्राइसिस से हमने देखा कि यहाँ से करेंसी के स्मगलिंग का है। दूसरा ये भी क्राइसिस है कि ज्यादातर एक्सपोर्टर्स तो अपना पैसा भी पाकिस्तान में वापस नहीं ला रहे। वो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉ है उसको भी हम अब सख्त तरीके से नहीं नाफिज कर पाते कि भाई आप इस पीरियड के अंदर अंदर वो पैसा लाएं। और मेरे हिसाब से तो जो भी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लेकर आए उसी की लिहाज से उसको फिर बरात मिलनी चाहिए, और जितना उसको हमें इक्वलाइजर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे मुल्क में जो है वो लोग एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लेकर आए। आप सारी मरात को फिर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के साथ इंटरलेट करें कि जितनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आप लाएंगे उसी रेशो से आपको जो है वो मरात दी जाएंगी। डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम नुक्ता आपने हाईलाइट किया। इसका मतलब ये है कि एक तो ये रेट डिफरेंशियल जो होता होगा EFS का, यानी कम रेट पे लेकर टी-बिल्स के अंदर पार्क भी कर सकते हैं, उधर से अलग पैसा कमाते होंगे। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को होल्ड कर लेते हैं, इसका मतलब जो रुपी डिप्रिसिएशन होती है उसका भी फायदा उठाते हैं भरपूर तरीके से। तो ये तो जैसे कहा जाए ना, वो कहते हैं चारों उंगलियां घी में सर भी कढ़ाई में, ये वो वाली मिसाल नहीं है इसका मतलब इकरामुल साहब? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये तो हर तरह से लूटमार का कल्चर जो है उसको स्वयं प्रमोट करने के, और हम कुछ भी नहीं करते हैं। और फिर जो रह जाता है जब वो असासे बना लेते हैं इस पैसों से, फिर हम उसको एमनेस्टी देकर 1% लेकर, खौफ खुदा भी नहीं होता कि बाहर से इंफॉर्मेशन वो OECD की आई होती है, और उसके बाद फिर हम लोगों को कहते हैं कि आप जब आप पकड़ा गया चोर, आपके पास इंफॉर्मेशन
मौजूदा एमनेस्टी तो वहां दी जाती है जहां रियासत की ये रिट ही ना रहे कि वो लोगों को कर, यहाँ तो पता था और सारी इंफॉर्मेशन आ जाने के बाद हमें पता था कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का बाहर से लोगों के पास अकाउंट्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन आने के बाद फिर हमने लोगों को एमनेस्टियां दी हैं। तो कोई रियासत की रिट नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये जो एक बहुत बायनार्स स्वीडिश के एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे गुरन मडाल, उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी सॉफ्ट रियासतें होती हैं जहाँ लॉ ब्रेकर जो होते हैं, लॉ मेकर जो होते हैं और लॉ कीपर, ये इनका एक अजीब सा अनहोली अलायंस बन जाता है अपने लोगों के खिलाफ और फिर ये रियासत की जड़ें काटते हैं। और आपने मैं क्योंकि ये यहाँ तक कि हम गुफ्तगू से ये समझे कि ये एक पूरा माफिया होता है जो चाहे जो भी हुकूमत हो उसको ब्लैकमेल करता है, प्रेशराइज करता है, रेंट सीकिंग अपनी करता है और फिर उस बुनियाद पे पैसा वो होल्ड भी करता है, डॉलर्स भी होल्ड करता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पे कमाता है। आपने आज ये भी लिखा अपने कॉलम में, मैं पढ़ रहा था, आपने कहा कि 20% हो जाना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट और आप कहते हैं इनकम टैक्स 10% हो जाना चाहिए। यानी अगर हम टैक्स रेट्स कम कर दें और लेजिटिमाइज लीगल बिजनेस, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करें, ना कि इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, तो हम मईशत को संवार सकते हैं इसमें डॉक्टर साहब। जी जाहिर है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होती कोई नहीं जब आप कॉर्पोरेट रेट को कम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगी तो जो इंडिविजुअल ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसके साथ ही मैंने लिखा है कि आपको जो है पर्सन उससे नेट वेल्थ का विच एवर इज हायर ले, अगर कोई कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहा है वो अपने पैसे को सर्कुलेशन में ही रखता, उससे अनप्रोडक्टिव एसेट्स बना रहा है, तो उसको भी मैंने अल्टरनेट बेस के तौर पे पेश किया है क्योंकि जाहिर है यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। अलबत्ता तो फिर इन लोगों को और भी खुले हाथ मिल जाएंगे, तो विच एवर इज हायर का वर्ड मैंने यूज किया कि जो दोनों में से ज्यादा हो वो लें। अब अगर जाहिर है हमें सेविंग चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें अपने टैक्स रेट्स को माकूल करके उसको वसील बुनियाद करना चाहिए। आज मैंने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का एनालिसिस किया है, 2,12,000 सिर्फ रिटर्न्स आई हैं जो कंपनीज की हैं, एओपीज की हैं, फर्म्स की हैं, और जो बाकी इंडिविजुअल्स ने दी हैं टोटल कोई 3.9 थी 30 सितंबर के बाद जो इन्होंने मंडे को अपनी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है उसको अपडेट किया है, और उसमें से आप समझिए 70% से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स ने या बिलो टैक्सेबल रिटर्न्स दी हैं या जीरो की रिटर्न्स दी हैं। तो किस तरह का एफबीआर चंद महसूस आप समझिए 2-3 हजार जो है बड़ी कॉर्पोरेशन से टैक्स लेकर वो कहते हैं जी इतनी हमने ग्रोथ कर दी, अगर उसका एनालिसिस करें या कोई एनालिसिस देते नहीं है। विद होल्डिंग टैक्सेस का रेशियो देखें, 1.1 ट्रिलियन में से 774 ट्रिलियन बिलियन तो वहां से आया है सिर्फ विद होल्डिंग से। फिर लोगों ने जो एडवांस किया है, अगर आप किसी भी टैक्स ईयर बुक का एनालिसिस करें तो एफबीआर की अपनी एफर्ट 4% से ज्यादा नहीं होती जो वो एरियाज और करते हैं या करंट डिमांड से, वो भी आके जाकर अपीलों में उसका बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। तो फिगर्स को देखते हुए भी तो उसका सही एनालिसिस हमें करना चाहिए। एग्जैक्टली, लेट्स टेक अ ब्रेक। डॉक्टर शाहिद से आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू इस ब्रेक को शामिल करते हैं। अपीजमेंट कल्चर जो हमने रेंट सीकिंग दे दी मुख्तलिफ सेक्टर्स को, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। नए टैक्सेस की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि IMF की नई शराइत आ गई हैं, ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन 2 खरब रुपए के मराज जिनको मिल रहे हैं उनसे सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल भी करेंगे बेनकाब हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन माशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। साबका जो गलतियां माशी रही वो क्या है, आगे का रोड मैप क्या है, इस पर आने से कबल महंगाई की शरह आपके सामने रखते चले। मुल्क भर में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है 24.8% दिसंबर में जो CPI इन्फ्लेशन रेट है उसने। यहाँ पर आपको बताएं कि जो इजाफा हुआ है वो 0.8% का है पिछले माह के मुकाबले में। माहाना महंगाई की शरह नवंबर में 23.8% थी, दिसंबर में 24.5% थी, 24.50% थी। दिसंबर में महंगाई की शरह में पिछले माह की निस्बत 0.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक माह में फल 13.36%, प्याज 9.99%, इस तरह अंडे 9.71%, गंदम 9.45%, चिकन की कीमत में 5.43% और चीनी 3.12% महंगी हुई। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, मराद याफ्ता तबकात की बात हो रही थी, ये बताएं कि जो इस हुकूमत ने भी मिफ्ता इस्माइल साहब का दौर रहा, इसमें भी एक कहानी सामने आई कि बैंक्स ने ओवरचार्ज किया और अपने फॉरेन जो अर्निंग्स थी उसको मल्टीप्लाई किया। अभी भी बैंक्स जो है वो ओपन मार्केट रेट के ऊपर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस चार्ज कर रहे हैं, इंटर बैंक रेट पर नहीं कर रहे हैं।
ये मरात या तफकात का जिक्र हो ही रहा है, तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या किया इस दौर में? उनकी आंखें बंद थी, वो सो रहे थे, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है, और ये किस तरह मुनाफे कमाए गए, और अब तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ डॉक्टर साहब? मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर इसकी जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर आयद होती है। अच्छा। इनको ओवरसी करना था, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, बैंकों की बात करें तो जो बात खुल के कोई कर नहीं रहा है, बैंकों ने अपने मुनाफे से 800 अरब रुपया अलग रखा है ताकि कर्जों को माफ किया जा सके। वो पैसे जो खातेदारों को करोड़ों को देने थे, उसके वजह से 800 अरब उन्होंने अलग करके प्रोविजंस में रखा है। ये कर्जे माफ किए जाएंगे आने वाले बरसों में, इस बात को छुपाया जा रहा है। ये बैंकों का जो किरदार है वो बचतों की शरह गिरा रहे हैं, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ा रहे हैं और मईशत की तरक्की को सुस्त करके कर्जों पर इन्हिसार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सट्टेबाजी में किरदार अदा किया, बैंकों ने, स्टेट बैंक ने मुआवनत की, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जो कुछ बैंकों ने किया उसका रिकॉर्ड स्टेट बैंक के पास मौजूद है, वजारत खजाना के पास मौजूद है। लेकिन माफिया का मसला है, यहाँ माफिया भी इतने ही ताकतवर हो गए हैं कि वो हुकूमतों को हिलने नहीं देते। आज तक नहीं हिलने दिया गया। आज बात कर रहे हैं कि ये स्मगलिंग को रोका जाएगा। सवाल ये कि ये स्मगलिंग तो अफगानिस्तान की अप्रैल से हो रही थी, तो क्या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्या कर रही थी, स्टेट बैंक क्या कर रहा था, दूसरे इदारे क्या कर रहे थे? ये चीज के साथ अगर आप मरात याफ्ता तबके की बात करें तो मैं आपको कुछ और हकाइक बता दूं। पाकिस्तान का जो टैक्सों का निज़ाम है वो गैर मुनसिफाना है। अब ये जो मिनी बजट लाने की बात हो रही है, ये एक जालिमाना होगा, आईने पाकिस्तान से मुतसादिम होगा, इन पार्टियों के मंशूर से मुतसादिम होगा जो कुछ ये ला रहे हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये सिर्फ IMF की किस्त मिलेगी, इससे मईशत तो खराब होगी। ये किस्त हासिल करने के लिए ये एक और बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। मगर कुछ मैं फिगर देना चाहता हूँ। नंबर 1, पाकिस्तान में जो टैक्सों की इस्तेदाद है, कैपेसिटी है, उससे तकरीबन 7,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल हो रहा है। वो हम वसूल ही नहीं करना चाहते या लगाना नहीं चाहते। इनकम टैक्स की बदले को 4,000 अरब रुपया। तो अगर लोगों को इनकम टैक्स की बदले ये 4,000 अरब नहीं ले रहे और जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं उन पर आप एक और टैक्स लगाते हैं, तो ये जो है जालिमाना कदम होगा। 4,000 अरब रुपया इनकम टैक्स की बदले हम कम वसूल कर रहे हैं। इस वक्त 40,000 अरब रुपया का काला धन मौजूद है। बहुत सौ की तफसील हुकूमत के पास है। वो 40,000 अरब के काले धन को लाने के लिए क्या किया जा रहा है? कोई हुकूमत तैयार नहीं है, किसी की मजाल नहीं है। प्रॉपर्टी माफिया की बात की गई है। इमरान खान ने यह कहा कि जनाब इतना बड़ा माफिया है ये प्रॉपर्टी का कि हुकूमतें बेबस हैं। खुद उन्होंने 1.5% के ऊपर प्रॉपर्टी में जो है वो दी गई। तो अगर ये माफिया के आगे तमाम जो है वो बेबस हैं, 40,000 अरब के काले धन को लाना नहीं चाह रहे, आज भी 900 अरब रुपए वसूल हो सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने काले धन से असासे बनाए, एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया। उसकी तफसील हुकूमत के पास है, उसकी तफसील FBR के पास है, कानून मौजूद है, उसके लिए अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है। वो आप FBR एक नोटिस लेके दे सकता है। 900 अरब रुपया किसी की हिम्मत नहीं है कि उन लोगों से ये वसूल करे। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि मिनी बजट जो आप लाने की बात कर रहे हैं सिर्फ किस्त लेने के लिए, इससे एक और एतमाद का बोरान आएगा। इन फिगर्स को कौन ठीक करेगा? तो असल जो चीज करने की मेरे हिसाब से थी वो ये थी कि एक कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास बुलाया जाए जिसमें वो तमाम पार्टियां शरीक हों जिनकी कौमी असेंबली में या सेनेट में एक से ज्यादा नशिस्त है। वो ये फैसले करें, क्योंकि किसी एक पार्टी से ये तवक्को करना कि वो ये स्ट्रक्चरल इस्लाहत नाफिज कर सकेगी, मेरे ख्याल से इसका इम्कान नहीं है। और अगर हमने ये जो आज मिनी बजट लेकर आए, मैं आपको गारंटी कर सकता हूं अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी, फिर उससे ज्यादा सख्त आएंगी। तो हम अपने आप को एक शैतानी चक्कर में ऐसा ना फंसा लें कि कौमी सलामती और मईशत के लिए खतरात मजीद बढ़ें इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से या कौमी सलामती कमेटी के उन फैसलों की वजह से जो उन्होंने लिए हैं। कतई नाकाफी हैं, कतई नाकाफी हैं। कोई मकसद हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि किस्त मिल जाएगी। इसलिए एक इजलास बुलाया जाए, स्ट्रक्चरल इस्लाहत की जाए, टैक्सों में, तवानाई में, मईशत के शोबे में दस्तावेजी, मईशत को दस्तावेजी बनाना, काले धन को सफेद होने से रोकना, इनकी रिकवरी। और अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर GST जो 17 है वो ज्यादा से ज्यादा 7% पर आएगा। पेट्रोलियम लेवी 0 होगा। वरना इसका नतीजा यही होगा कि अगर हम ये नहीं करते तो एक चंद महीने की मोहलत ले ले, फिर IMF के पास जाएंगे। एतमाद का जो बहरान पैदा हो जाएगा लोगों का हुकूमत से, लोगों का कौमी सलामती कमेटी से, जमहूरियत से, ये नुकसान नाकाबिल बर्दाश्त होगा। ये झटका उस वक्त जबकि बैरूनी ताकतें
इस वक्त जो हम डिफॉल्ट की बात कर रहे थे, आप मुझे इजाजत दें, अगर किसी वक्त ये इस्तेमाली ताकतें चाहें 2023 के बाद, उससे पहले नहीं, तो वो पाकिस्तान से डिफॉल्ट करा सकती हैं। और उस वक्त भी जो हुकूमत है वो उनकी आशीर्वाद लेने के लिए ये खुदकशी का फैसला करेगी कि हम डिफॉल्ट कर दें। 2023 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ये वक्त आया तो फिर जो पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज मिलेगा निजात निर्णय के लिए, उसमें आपका जौहरी प्रोग्राम, आपका मिसाइल प्रोग्राम, आपका दिफाई बजट, आपकी बची कुची माशी पॉलिसियां, बची कसी खुद मुख्तारी, ये सारी चीजें खतरात होंगी। तो इस वक्त खेल तमाशा के बजाय संजीदगी से बैठे। ये जो इक़दाम अभी कौमी सलामती ने किए हैं कतई नाकाफी है। अगर ये IMF प्रोग्राम होता है या 24वें प्रोग्राम में जाते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये कौमी सलामती के लिए जो नई गवर्नमेंट होगी उसको भी खतरात उससे लाक होंगे। इकरामुल हक साहब, वी हैव अदर ऑप्शंस। इकरामुल हक साहब, आप प्लीज इस पे एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं और ही इज राइटली सेइंग, क्योंकि ये मईशत और आवाम पर बोझ नहीं हो जाएगा मजीद टैक्सेस और मजीद जो बर्डन है। बिल्कुल चाहिए ये कि जितना भी काला धन है उसको तो भारत का फौरी तौर पर अब काफी मराद दे चुके हैं, हुकूमत सख्ती से कन्फिस्केट करे ताकि ये मामला वंस फॉर ऑल खत्म हो। दूसरा, जो इतने ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं और आप देखें कि 23% के करीब अब हम GDP का जो है खर्च कर रहे हैं, उसमें जाहिर है कि हमारा बहुत बड़ा खर्चा जो है वो सूद की मद में भी जाता है। मगर आप 75-76 की एक कैबिनेट बनाकर इतना खर्चा कर रहे हैं और ऑस्टेरिटी जो आपको अपने अंदर लानी चाहिए, मेरा हिसाब से तो जितने भी इस वक्त जारी अखराजात हैं उसमें कम से कम भी आपको 40-45% की जो है वो कमी करनी चाहिए। इतने बहरान के जमाने में आप IMF की तरफ जा रहे हैं और वो जो मैंने अर्ज किया ना अपने खर्चे कम कर रहे हैं, ना आप जो यहाँ पे काला धन है उसके ऊपर टैक्स लगाने की, उसको कन्फिस्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मराद दी हुई है पहले जो सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में मराद दी गई है उनको तो खत्म करें, बिल्कुल खत्म करें। कोई हमें जरूरत नहीं है कि हम इतनी ज्यादा मराद दें, और जो कोई इंसेंटिवाइज नहीं हो रहा, उससे उल्टा नुकसान ही हो रहा है। तो बाहर के कर्जे लेने की बजाय हमें अपने हाउस को करेक्ट करना चाहिए और अपने रिसोर्सेज जो है उनको सही तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहिए। हमारे पास कुदरती और इंसानी वसाइल बहुत ज्यादा है, अगर हम उनसे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसमें हमारा कसूर है। और इसको देखा जाए तो हर हुकूमत ने ही इसको से लापरवाही की है। अब भी हमें समझना चाहिए, कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए। जिस तेजी से हमारी माशी हालत बिगड़ रही है उसके अंदर बजाय इसके कि हम वॉर फुटिंग के ऊपर फैसले करें और अमल दरामद भी करें, यही नहीं सिर्फ फैसले करके फिर बैठ जाए। फैसले तो बहुत होते हैं, मीटिंगें भी बहुत होती है, मगर अमल दरामद नहीं होता है। जो रोड मैप है रिवाइवल का, फिर आगे प्रॉस्पेरिटी का, वो तो हम कई दफा पेश कर चुके हैं। मैं ही नहीं, सिर्फ कई लोग लिखते हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छा लिखते हैं। खुद शायद हसन सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे जो है वो आपको बता चुके हैं कि ये चीजें करनी चाहिए, तो फिर करें भी तो सही ना। अब इम्प्लीमेंट तो करने के लिए हुकूमत नहीं करना है, और किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि उसने ये किया उसने वो अब करने नहीं। ये जो मराद वाली बात है, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूँ एक एक करके कि ये मुझे बताएं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, ये जो खरबों रुपए की मराद जिन तबकात को मिल रही हैं, ये कोई सियासी हुकूमत विड्रॉ कर सकती है आपको लगता है डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एक कानून बनना चाहिए, जो मैंने पहले भी कहा है कि वफाक और सूबे एक मुकर्ररा हद से ज्यादा जो आमदनी है उस पर टैक्स आयद करेंगे और कोई इस्तिस्ना नहीं होगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी। इसका रास्ता ही बंद कर दें हमेशा के लिए, नहीं होगा। जो आमदनी कमाता है वो टैक्स दे दे। ये कानून नाफिज होना चाहिए, बनना चाहिए, जो नहीं बनाया जा रहा। और ताकतवर तबके हुकूमतों पर दबाव डाल के वो करा लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और कोई भी हुकूमत इनके आगे बेबस है, इन्हीं की मदद से इख्तियार में आते हैं, इन्हीं को गठजोड़ से आते हैं, इन्हीं को गले लगाते हैं, तो उनके खिलाफ उनसे तवक्को नहीं है। तो अगर आप अवाम को एजुकेट करके अवाम को ये बता रहे हैं और वो दबाव डालते हैं, तब तो इस किस्म की कानून साजी हो सकती है कि कोई एग्जेम्पशन नहीं होगी, जो कमाता है वो टैक्स दे दे एक मुकर्रर हद से ज्यादा, लेकिन अवामी दबाव के बगैर ये कानून साजी से हो सकता है। इकरामुल हक साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि हम ये तबकात से वापस लें? कोई सियासी हुकूमत ये कर सकती है, क्या आपको लगता है इकरामुल हक साहब? जी देखिए, बिल्कुल सियासी हुकूमतों के जो लोगों का मैंडेट लेकर आए हैं, जो आईने पाकिस्तान में दर्ज है, उसको अगर वो नाफिज नहीं करते तो आपके प्रोग्राम के जरिए वैसे भी हम लोग जो है वो शऊरी सतह पर कोशिश करते रहते हैं। हमें आवाम को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में जो है बाशऊर करना चाहिए कि वो अपना वोट इस्तेमाल करते हुए इन पार्टियों को मजबूर करें कि वो ये काम नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर जाहिर है सबके लिए डिजास्टर सिचुएशन होगी।
तो ऐसे कवानीन नहीं बनाने चाहिए जिसमें जो है रोज बरोज हमारी होश के मामूल और दौलत की जो तफावत कानून साजी करें। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों का, इकरामुल हक साहब और शाहिद सिद्दीकी साहब, आप दोनों ने प्रोग्राम पे ज्वाइन किया, माशी सूरत हाल पर अपना तजिया पेश किया, आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए और माजी में होने वाले गलत फैसले क्या थे जिनकी बुनियाद पर आज हम भुगत रहे हैं, सब कुछ आपके सामने रखा। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल।